देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको इसलिए आमंत्रित किया गया और बुलाया गया कि एनएमओपीएस की 25 नवंबर को एक बड़ी रैली दिल्ली में आयोजित है। उस रैली की तैयारियों के सिलसिले में और पूरे देश में जिस तरह से एनएमओपीएस पूरा लगातार काम कर रहा है, उसी पर चर्चा पर चर्चा होनी थी, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबका स्वागत है। एनएमओपीएस पिछले 12-13 सालों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है और देश में जो लगातार निजीकरण हो रहा है सरकारी संस्थाओं का, सरकारी पदों का निगमीकरण हो रहा है, उन सब के हम लोग खिलाफ हैं, पुरानी पेंशन के समर्थन में हैं और इसी विषय को लेकर के हम पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 23 की जो रैली हुई थी, आप सबके इतिहास में देखा होगा, शिक्षक कर्मचारी इतिहास में, ट्रेड यूनियन के इतिहास में, भारत नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली थी। वो अपने आप में अद्भुत घटना थी और हम लोग 25 तारीख को फिर तैयारी के साथ आ रहे हैं। और अभी जो घटनाएं 2-3 ऐसी हुई, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब इस्तीफा देकर पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो बाद में पता चला राजस्थान में पेंशन ढूंढ रहे हैं। मतलब पेंशन जैसी अद्भुत चीज़ और कितनी महत्वपूर्ण है। एक इतना बड़ा आदमी जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति, उसको भी 3-3 पेंशन जरूरत है। इस देश का अर्धसैनिक बल जो किसान मजदूर का बेटा है, गांव से निकल के देशभक्ति का जज्बा लेकर के देश की सेवा के लिए जाता है, कुर्बानी तक दे देता है, अपने परिवार से माँ बाप से दूर रहता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। ये हम समझते हैं ये ना राष्ट्र नीति है, न नैतिक मूल्य के हिसाब से है, किसी तरह नहीं। नेता 4-4 पेंशन लेगा और सैनिक एक नहीं लेगा, ये गलत है। और इसीलिए आपके माध्यम से हमारी प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, ये कौन सी राष्ट्र नीति अपना रहे, कौन सा राष्ट्रवाद है कि देश का नेता एसी में बैठ के 4 पेंशन लेगा और अर्धसैनिक बल एक नहीं लेगा। इसी तरह पूरे देश के लगभग 1 करोड़ के आसपास एनपीएस कर्मचारी है, वो मना कर दिया, एनपीएस नहीं चाहिए। उसके बाद दबाव में, आंदोलनों के एनएमओपीएस के दबाव में यूपीएस लाया गया। यूपीएस उससे भी रद्दी व्यवस्था है, वो पेंशन है ही नहीं है। और उसका प्रमाण मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सब मीडिया के साथी अच्छे तरीके जानते होंगे। यूपीएस मुश्किल से 2 या 3% लोगों ने स्वीकार किया। इतने प्रचार के बाद 2 महीना बढ़ाया, फिर 2 महीना बढ़ाया, फिर 2 महीना बढ़ाया, उसके बाद भी कोई लेने को तैयार नहीं। मतलब 97% इस देश का कर्मचारी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार रोज विज्ञापन दे रही, अच्छा है। उसमें एक नियम जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, आंदोलन बढ़ा तो यूपीएस से एनपीएस में भी आ सकते हैं। तो मैं एक सवाल करता हूं, जब आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं, यूपीएस से एनपीएस में आ जाते हैं, एक विकल्प और दे दीजिए, ओपीएस। सारा फसादी खत्म हो जाएगा, जिसकी जो मर्जी हो लेगा। किसी को बहुत अच्छी लगती है एनपीएस ले ले, किसी को यूपीएस अच्छी लगती है ले, लेकिन जिसको ओपीएस लगती है वो भी ले ले। इसको खोलने में क्यों दिक्कत आ रही? सरकार से सवाल है। और पेंशन जो एक आपके नारा बीच में और चल रहा होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप सब भी अच्छे तरीके से सुने। मैं कहता हूँ वो आप अपने विषय को तो बड़े अच्छे तरीके से आप प्रचार करें, गांव गांव में वॉल पेंटिंग हो रही है। हम कहते हैं उसी साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये देश के राजनेता? 1 नेशन 1 पेंशन की बात क्यों नहीं हो रही? सिर्फ इलेक्शन अकेले की बात होगी, क्योंकि इलेक्शन से आपका अपना स्वार्थ है। एजुकेशन से देश का फायदा होगा, पेंशन से देश के कर्मचारियों लाखों लोगों का फायदा होगा। ये सवाल लेकर के हम लोग आज आपके बीच में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 25 नवंबर की जो हमारी तैयारी है और जिस तरह का, हाँ उसमें दिक्कतें आ रही हैं, जो लगातार शासन प्रशासन हमें पिछली भी रैलियों में बहुत डिस्टर्ब किया था, आप सब उसके गवाह हैं। उसमें रामलीला में पानी भर दिया गया था, परमिशन में बहुत दिक्कत आई, उसके बाद फिर रैली चलते चलते लाइट काट दी जाती थी। मतलब हर तरह से पजिल्ट होने के बाद, और हम उसी के प्राध्यापक हैं, हम उसी के पढ़ाने वाले हैं। सिविक्स, नागरिक शास्त्र, जिसमें संविधान आता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, हम पढ़ाते हैं लोकतंत्र है, आपको बोलने की, सभा करने की शांतिपूर्ण आज़ादी है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम ही को बोलने से मना किया जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। तो लोकतंत्र रहेगा तो फिर पार्टियां रहेंगी, विचारधारा रहेगी, कार्यक्रम रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अभी भी हमारे को बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हमें जगह दे दीजिए। फिर हमने रामलीला दिया, रामलीला में उन्होंने कहा कि भी वो अचानक पता नहीं कौन प्रोग्राम लगा दिए। फिर हमने कहा यहाँ दे दीजिए, उन्होंने यहाँ पर आप नहीं कर सकते, आपकी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अभी भी लगातार परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमारी दिल्ली टीम बहुत अच्छे तरीके से, मंजीत राणा उनकी पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग 25 नवंबर को दिल्ली आएंगे। हमारी जगह देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो दिल्ली का चप्पा चप्पा हमारा है, हमारे देश का है। हम अपनी बात अपने शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासित होकर के अपनी बात हम लोग कहेंगे। लेकिन अभी भी निवेदन है आपके माध्यम से, शासन से, प्रशासन से, हम लोग इस देश के आँख नाक कान हैं। शिक्षक कर्मचारी क्या है? उसी के दम पर सारी व्यवस्था चलाते हैं। कोई मंत्री, किसी विभाग का मंत्री हो गया तो मंत्री काम नहीं करता,
वो कर्मचारी करता है, वो रिपोर्ट भेजता है, हाँ साहब ये विभाग की प्रगति है। हम ही प्रगति करने वाले, हम ही प्रगति की रिपोर्ट देने वाले, और हमारी प्रगति पे आपको शून्यता आ जाती है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव तेलंगाना से हमारे बीच में है, हमारे साथ रामेन श्रीवास्तव जी, नीरज त्रिपाठी जी और भरत शर्मा जी हिमाचल से हैं, और तमाम हमारी दिल्ली की टीम है। तमाम लोग हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 25 नवंबर बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, शांतिपूर्ण होगा। तो क्या अभी 25 नवंबर के लिए आपको रामलीला मैदान की परमिशन मिली है, अभी मना कर दिया गया? नहीं, वहाँ पर तो हम लोगों ने जो एनओसी वगैरह थी वो सब दे दिया गया था, और डेट खाली भी थी। हम लोगों को ओके हो गया कि प्रशासन का है मामला, सब हो जाए। फिर बाद में अचानक बता दिया गया कि 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कोई जयंती कोई मनाई जाएगी, तो उसके लिए 36 दिन भजन चलेगा। मतलब रामलीला जैसा ऐतिहासिक जगह जहाँ आदमी अपनी बात, वो रामलीला मैदान नहीं है, वो हकों की आवाज़ की एक बुलंद तस्वीर है, एक बुलंद जगह है जहाँ पे आदमी अपनी बात, अपनी पीड़ा कह सकता है। और हम प्रधानमंत्री से नहीं कहें, किससे कहें? तो वहाँ पर तो अभी लगा दिया गया कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं। हम लोगों ने जंतर मंतर दिया कि भाई ठीक है, हम जंतर मंतर कर लेंगे, शांतिपूर्ण जंतर मंतर प्रक्रिया चल रही है। हमने अपनी सब औपचारिकताएँ पूरी कर दी हैं। अभी उधर से जब आएगा तो देखते हैं क्या करते हैं। अब माना जाए जंतर मंतर पे आपके रैली होगी? नहीं, 25 नवंबर दिल्ली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो अभी प्रशासन से आज भी, तो कैंसिल हो गया ना? रामलीला तो कैंसिल है, वो तो प्रधानमंत्री के नाम लगा के। और दुर्भाग्य देखिए NMOPS का, कि जब भी हम आते हैं दिल्ली तो हमें प्रधानमंत्री के नाम पर ही रोका जाता है। तमाम संगठन आगे कर चले जाते हैं, तो प्रशासन से हम बात करते तो कहते हैं भाई ऐसा है ना, और लोग बताते हैं 5000 तो आते हैं 500, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से हमें मैदान दे दीजिए। भाई जंतर मंतर मान लीजिए छोटा है, तो रामलीला बड़ा जगह है, तो जो बड़ी संख्या उनको बड़ी जगह दे दीजिए। तो अभी उसमें प्रशासन हमको परेशान कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आशान्वित हूँ कि कहीं न कहीं वो सोचेगा, विचार करेगा, और हमें शांतिपूर्ण रैली करने का एक मौलिक अधिकार है, उसको देंगे। लेकिन देश भर के लोगों को आप कौन सी जगह बताएंगे वहाँ आने के लिए, जो आप जो है अपील कर रहे हैं? देखिए, अभी तो नेता सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई में एक नारा दिए थे, दिल्ली चलो। अभी हम लोग दिल्ली चलो नारा चल रहा है, जहां स्थान क्लियर हो जाएगा। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में आप समझिए कि वो तो 1 घंटा 4 घंटा पहले भी, 1 दिन पहले भी हो जाता है, तो पहुंच जाता है कि भाई दिल्ली से यहाँ पहुंचना है। वो बहुत बड़ा विषय नहीं, विषय है कि प्रशासन प्रसारण कर दे प्रचारित करने में, आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, अक्सर देखने को मिला ना, आपकी पिछली रैली में इतनी बड़ी भीड़ आ गई कि लॉ एंड ऑर्डर में खराब होने में कोई समय नहीं लगेगा, ये भी तो डर हो सकता है प्रशासन को। और आप अगर उसमें रहे होंगे, निश्चित रूप से कवर किए होंगे, तो मैं शाम को गया, जब सब लोग निकल गए तो मैं ठेले वाले से पूछा। हमने कहा भाई साहब आप यहाँ हो, उसे क्या पता विजय बंधु है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हमने कहा भाई साहब कोई कार्यक्रम था क्या? हाँ भाई साहब बहुत अद्भुत कार्यक्रम। हमने कितने दिन ठेला लगा रहे हैं? मैं 35 साल से लगा रहा हूँ। तो हमने कहा अपनी जीवन में इतनी बड़ी भीड़ आपने कभी देखा था क्या? भाई साहब नहीं देखा था। उससे महत्वपूर्ण बात एक जो बताने जा रहा हूँ। हमने कहा फिर तो आपका केला और जो आप बेच रहे हैं अमरूद, वो तो सब लूट लियो। कहते साहब अद्भुत लोग थे, पता नहीं कौन लोग, बिना पैसा के एक आदमी ने टच नहीं किया। ये हमारे संगठन का अनोखा अनुभव है, अनुशासन है। एक रत्ती पिछली इतनी बड़ी रैली थी, शायद प्रधानमंत्री की रैली होती तो इतनी बड़ी नहीं होती, जबकि 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता। लोग स्वतः है, उनके OPS का मुद्दा है, बुढ़ापे की लाठी है, और हम सब पढ़े लिखे पूर्णतः अनुशासित रहते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक हम अपनी तरफ से संगठन तरफ निर्देश जारी करते हैं कि आपको किसी से भिड़ना नहीं, अपनी बात कहना है। ये है। टेंशन से बच क्यों रही है सरकार? क्योंकि आंदोलन तो पिछले कई सालों से सर, जंतर मंतर पर भी कई सारा आंदोलन चला, लगातार बच क्यों रही है? नए नए बहाने, जैसा आपने कहा UPS लिया है, अभी क्या क्या करना? देखिए, उसमें दरअसल सच बताएं आपको, सरकार की नीयत नहीं है कि हमारा आदमी ओल्ड एज में आत्मनिर्भर हो, जबकि नारा दूसरा दिया जाता है कि भारत क्या है? एक देश है ना, हम ही लोगों नागरिक। तो जब देश का नागरिक आत्मनिर्भर हो तो देश अपने आप आत्मनिर्भर होगा। तो सरकार की जैसे नीयत नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा मिले। ये बजट नहीं है सरकार का? नो, एकदम झूठ है। मैंने आपसे फिर कहा, फिर कह रहा हूँ, अगर बजट नहीं होता है तो धनखड़ साहब 3 पेंशन, नेताओं को 4 पेंशन, वो भी तो हमारी टैक्स के पैसे का है। क्या उसके लिए अलग से कोई फंडिंग आती है? क्या विश्व बैंक से कोई पैसा आता है क्या नेताओं की सुविधाओं के लिए? हमारे आपके टैक्स के पैसे से आप भी पेंशन लेते हो, हमारे आपके टैक्स पैसे से आप भी वेतन भत्ता सुविधा लेते हो। तो पैसे की कोई नीयत की कमी है। अगर मान लीजिए राजस्थान दिया, छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया, हिमाचल दिया, इन 4 राज्य दे सकते हैं, तो केंद्र सरकार उससे तो कमज़ोर नहीं है। और दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, एक तरफ आप कहते हैं हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं या बन गए हैं। तो जब आर्थिक महाशक्ति है तो पैसे कमी का सवाल ही नहीं है। जब देश गरीब था, आज आज़ाद हुआ, देश गरीब था तो पेंशन, ओल्ड पेंशन दी जा रही थी। आज आर्थिक महाशक्ति है तो ओल्ड पेंशन नहीं दी जाती, उसमें NPS दी जाएगी। तो इसका मतलब झूठ बोला जा रहा है।
प्योर झूठ बोला जा रहा है। और हम तो कह रहे हैं जब रिटायर होंगे तो पेंशन की जरूरत है। यहाँ तो एक बार सांसद रहे उसकी पेंशन, वर्तमान में कोई राज्यसभा है तो उसका वेतन, एक साथ वेतन और पेंशन दोनों लिया जा रहा है। पैसे की कमी है, अगर होता तो आप भी नहीं लेते। जैसे हम आप एक गार्जियन भी हैं, हम शाम को अपनी तमाम व्यवस्थाएं कर लें और बच्चे को रख दे भैया पेंशन खरीदने मांगे तो हम कह नहीं भाई पैसा नहीं है, तो इसका मतलब कि हम झूठ बोल रहे हैं उसके साथ। तो इच्छा शक्ति नहीं है सर, इच्छा शक्ति नहीं, नियत नहीं है। नियत है कि लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहे, वही आज़ादी मानी जाए। लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। शिक्षक कर्मचारी होने नाते उनके परिवार के लोगों से मैं निवेदन करूंगा, वोट फॉर ओपीएस का जो NM-OPS का अभियान उसको चलाएं, उसको आगे बढ़ाएं। अगर सरकार बदलती है और OPS मिल जाता है तो हमारे लिए उससे बड़ी कुछ नहीं। हमको किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता, किसी सरकार से लेना देना। हमको जो भी OPS देगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। क्यों? मेरा मुद्दा है और मेरे मुद्दे को, हम अपने मुद्दे के प्रति निहायत स्वार्थी हैं। जैसे नेता को टिकट नहीं मिलता तो नेता दूसरा दल बदल देता है। बिहार में भी देखा आपने, तमाम दलों के लोग इधर से उधर क्यों आए, वो टिकटों के लिए। हमारी ओल्ड पेंशन के कोई बात करेगी तो बिल्कुल मैं उसके साथ रहूँगा और रहना भी चाहिए। और बिहार का परिणाम निश्चित रूप से पेंशन आंदोलन के लिए, भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा निर्णायक होगा। बिहार के लोग अपना भी पेंशन लो और देश के लिए रास्ता खोलो। पर प्रधानमंत्री जी तो कई बार वादा कर चुके हैं, खासकर हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने एक बार बोला था कि हम पेंशन पे सोचेंगे, विचारेंगे। तो क्या सरकार उस पर काम नहीं करती जो वादा? चुनाव में प्रधानमंत्री तो बहुत सारे वादा कर लेते हैं। हमको वो भी याद है, मैं एक राजस्थान में था, राजस्थान में कहा जा रहा था, मैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, राजस्थान में कहा जाए कि हम जीत गई, हमारी सरकार बन गई तो हम 500 सिलेंडर दे देंगे। तो हमने वहाँ अपने लोगों से, मीडिया के लोगों से पूछा, हमने कहा भैया मैं तो आपको जिताया हूँ उत्तर प्रदेश में, 1100 में सिलेंडर क्यों? 500 राजस्थान के लिए, उत्तर प्रदेश में 1100। भाई जहाँ जीते हैं वहाँ भी दे दो ना। बिहार की बात की, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिया गया। तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, बिहार के लिए तो है नहीं। तो अगर महिलाओं को ही देना तो पूरे देश की महिलाओं देते, तब तो समझ में आती। ये सिर्फ चुनावी शगुफा होता है और उसको तो माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है, आप सबने सुना सर, होगा। पिछली इतनी बड़ी रैली आपकी हुई, जब सरकार पे दबाव तब नहीं बन पाया, तो अब कैसे बन पाएगा सर? नहीं, मैं इससे असहमत हूँ। सरकार पर दबाव बना तभी 20 साल से NPS, न्यू पेंशन व्यवस्था, नेशनल पेंशन व्यवस्था जिसको बोलते हैं, उसको ने लागू किया। उसी के बाद दबाव का असर था कि ये UPS पे आए। ऐसा नहीं कि आंदोलनों का असर नहीं है, बिल्कुल NPS से UPS पे आए। इसका मतलब 20 साल से जिसकी यश गाथा गा रहे थे, इसका मतलब संघर्ष से, आंदोलन से, NM-OPS के दबाव से कहीं न कहीं पलटा मारे कि नहीं कर्मचारी नाराज है तो NPS से UPS पे आए। अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार NPS से UPS पे आए, एक बार जोर धक्का मारिए UPS से OPS पे आ जाए। तो क्या समझा जाए, पहले जैसी रैली होगी सर? हाँ बिल्कुल, बहुत तैयारी है, बहुत गुस्सा है लोगों में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है सरकार पर, वादा खिलाफी कर रही है लगातार। तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश है। कहेंगे कि विजय बंधु जी बस राजनीति में जाना चाह रहे हैं, टिकट भीड़ लेकर। देखिए, राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं होती है। हम आप पढ़े लिखे लोगों को बता दिया गया है, या अनपढ़ लोगों ने कहा, टेम्पो चालक जो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाता है वो कहता है मास्टरों की राजनीति करो। अरे पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं करे तो अनपढ़ करेगा क्या राजनीति? इसमें कौन सी बुराई है? और निश्चित सारी चीज़ कहाँ से तय होती है? सारी चीज़ कहाँ तय होती है? NPS हमारा आया कहाँ से आया? सदन से आया। सदन में कौन जाता है? राजनीति होती है। अगर जिन 4 राज्यों में OPS बहाल हुई, सदन से हुआ ना, तो वो कैसी खराब चीज़ हो सकती है? और लड़ने वाले जाए तो क्या बुराई है? मठाधीश चले जाए, अभी मंडी से कोई सांसद बनी हो, पता नहीं क्या, आप लोग नाम जानते होंगे, जिनका कोई सारी जीवन में योगदान नहीं है, वो चले जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग चले जाए तो बुराई है? ये कौन सी है? तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।